तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मनहवा 42 चैप्टर तक की है और इसी वजह से मैंने 3 घंटे का मनहवा बनाया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका 80 चैप्टर तक अभी अवेलेबल है। तो इसी वजह से जैसे मुझे पता चला, मुझे नेक्स्ट पार्ट मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है इस मनहवा को देखने में तो फिर मैं इस मनहवा को कंटिन्यू रखूंगा और इसी वजह से मैं उसका और एक नए एपिसोड लेकर 1 घंटे का एपिसोड लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर सपोर्ट दिखाएं इस एपिसोड में, और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं इस पूरी मनहवा को कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि मैं 42 चैप्टर तक किया और फिर सिर्फ 40 चैप्टर ही है बचे हुए, तो मैं आगे करता रहूंगा। तो खैर अभी एंजॉय करो। लास्ट बार जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर मिंगनान की वाइफ मिंगनान को इन सारे जगह के बारे में, कुछ चीजों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद पता नहीं थी अगर तुम्हें सिर्फ इतनी की चीजों के बारे में याद है तो फिर तुम्हें इस चीज के बारे में भी याद होगा जब तुमने जो बोरेन को मार डाला था, और फिर तुमने जब जो बोरेन को मार के डाला था उसके बाद तुम्हें एक चीज मिला था जो कि है आयरन प्लेग। और ये जो आयरन प्लेग होते हैं ये असल में एक ऐसा चीज होते हैं जो मर जाता है उसकी ब्लड को, स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो एक एसेंशियल्स कंटेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को तैयार करता है, और इसी चीज के माध्यम से कल्टीवेशन लेवल को बहुत ज्यादा हायर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपका कभी भी हिम्मत नहीं हुआ कि आप इस चीज को डायरेक्ट इस्तेमाल करें, तो इसी वजह से आपने इस चीज का एक ग्रेट पील बनाया था। हालांकि ये इतना ब्लड एसेंशियल जितना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन आपने विटल एनर्जी मोर क्विकली एक्सेप्ट किया था, यानी कि विटल एनर्जी तक वो और भी ज्यादा जल्दी पहुंच गए थे। और ज्यादातर इस विलेज की लोग जो होते हैं, मतलब ये जो विटल एनर्जी स्टेज वाले लोग होते हैं, वो लोग आखिरकार 100 साल या उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आपका साल 18 हुआ है और आप मरने की कगार में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों ने यही सोचा था शायद ये सब कुछ ये ग्रेट पील की वजह से हुआ था, यानी कि ये ब्लड एसेंशियल्स आपने जो लिया था। इस बात को सुनते हुए मिंगनान कहता है कि क्या ये ग्रेट पील, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चीजें उसके डायरी में क्यों लिखा हुआ नहीं है। भी उसकी वाइफ उसे बताने लगती है कि आपने इस बात में बहुत ज्यादा डर गया था कि कोई ना कोई इस आयरन प्लेग के बारे में सीक्रेट ना जान जाए, इसी वजह से आपने डायरी में इस चीज के बारे में कुछ भी चीजों को नहीं लिखा था, और ये आपका एक सीक्रेट डायरी है जो डायरी सेपरेटली आपने मुझे दिया था। आपने बताया था ताकि मैं इस चीज के बारे में किसी को ना बताऊं, और यहाँ पर उस आयरन प्लेग का बोतल भी है जहाँ पर ब्लड एसेंशियल्स भी है, और इसी आयरन प्लेग के अंदर एक कल्टीवेशन मेथड है जिसका नाम है अननोन डिवाइन स्किल। ये लोगों को बहुत डेवोल्ड एसेंशियल ब्लड और उसको विटल स्पिरिट स्टेज तक कुछ ही सालों के अंदर पहुंचने के लिए मदद करते हैं। हालांकि ये जो स्किल है ये लोगों की माइंड को बहुत ज्यादा बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसी वजह से आपने इसका बिल्कुल भी प्रैक्टिस भी नहीं किया था। और इस बात को सुनता हुआ मिंगनान मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने तो बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा भी नहीं किया था कि ये आयरन प्लेग इतनी भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और तभी उसके बाद उसे ये बताने लगते हैं कि ये जो ब्लड एसेंशियल है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम लोगों ने इस डिवाइन स्किल कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए थे, लेकिन हम लोगों ने इसका ब्लड एरो टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल किए थे। हम लोग बहुत बार जो है मौत से भी बचे थे इसी ब्लड एसेंशियल एंड ब्लड एरो टेक्निक के वजह से। और हालांकि आप अभी सिर्फ विटल एनर्जी स्टेज तक है, हाउएवर आप जो इस ब्लड एसेंशियल एंड ब्लड एरो टेक्निक के माध्यम से आप दरअसल विटल स्पिरिचुअल स्टेज के लोगों तक भी डरा सकते हैं, और ये हमारा सबसे ज्यादा एक बिगेस्ट सीक्रेट है। सो नो वन बट मुझे इस चीज के बारे में पता है, और हम लोगों ने हमारे बच्चों तक भी इस बारे में जब उस समय बताया था जब हम लोग इसी नए टाउन पर आए थे। इस बात को सुनते हुए मिंगनान को उसकी बात बच्चे के बारे में याद आते हैं, और तभी वो ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग भी इस शहर में चले आए थे। तभी मिंगनान की वाइफ बताने लगती है कि ये जो मिंग जियांगचिन है वो एक एक्सीडेंट के दौरान मार गए थे उसकी 4th ईयर पर, जब हम लोग ने इस ओटा माउंटेन पर आए थे। और उसके बाद मिंग जियांग वो भी अपना 10th ईयर में अपना अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए चले गए थे। और फिर मिंग सांतन वो भी 2 सालों के बाद, मतलब उसके ब्रदर के 2 साल के बाद चले गए थे। तभी मिंगनान की वाइफ उसे यही बताने लगते हैं कि उसका यहाँ से चले जाने में 10 साल हो गए हैं। सिंस मुझे ये लगा था कि वो लोग वापस चले आएंगे, लेकिन वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे तो अभी इस बारे में भी चिंता हो रही है कि शायद वो सभी लोग मारा जा चुके हैं अभी तक। इस बात को सुनता हुआ मिंगनान मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार इतने सालों में, 64 साल में इतने सारे चीज हुआ था इस सालों में। और फिर वो बताने के टाइम बहुत ज्यादा चलती बीत जाता है, लेकिन कल्टीवेशन इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। खैर उसके बाद उसकी वाइफ बताने लगती है कि चलो
मैं आसपास तुम्हें घुमा कर लाती हूँ और दिखाता हूँ कि आसपास क्या हम लोगों ने अचीव की है। मिंगनान बताते हैं कि ओके। फिर वो लोग मार्केट की तरफ चले आते हैं और फिर उसकी वाइफ यहाँ पर आते ही बताने लगते हैं कि हमारी इस ओटा विलेज में टिक 4 लेवल के कल्टीवेटर्स है विटल स्पिरिचुअल स्टेज तक, इंक्लूडिंग QNU, और यहाँ पर 3 और भी डिसाइबल्स है। जब हम लोग यन विलेज पे थे तब इन लोगों को आपने अपनाया था। और यहाँ पर 14 रेगुलर कल्टीवेटर्स है विटल स्पीच स्टेज तक, इंक्लूडिंग मी, यानी कि मैं भी उस जगह पर हूँ। और यहाँ पर 200 मैन है जो कि अभी विटल एनर्जी स्टेज पर है, जहाँ पर हम लोगों को बेस्ट जो है उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मिंगनान इन सारे बातों को सुनता हुआ सोचने लगते कि ये तो सचमुच बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है। अभी हमारे पास जितने भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो कि यनलिक विलेज से 10 गुना ज्यादा है। अभी उसकी वाइफ ये बताने लगते हैं कि हमारे विलेज के बाहर हम लोगों ने जो है 11th लेयर ऑफ डिफेंस फॉर्मेशन को अपनाया है, इंक्लूडिंग स्पिरिट गैदरिंग, मिस्ट, स्वॉर्ड डीकर, ड्रैगन रेजिस्टेंट, वज्रा और भी बहुत सारे। जो लोग एनर्जी गैदरिंग करते हैं, एनर्जी गैदरिंग मास्टर के अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। There are 5 main sources of income in our village. हम लोग इंक्लूडिंग रेंट टैक्स, डेमन हंटिंग, सेल्फ ओन शॉप और एक चीज है। मिंगनान बताने लगती और एक क्या चीज है। तभी उसकी वाइफ एक चीज निकालता है जो कि होता है एक स्पिरिचुअल सेंट, और फिर इसे निकालता हुआ बताने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी कि स्पिरिचुअल फील्ड है, स्पिरिचुअल आइस है एंड स्पिरिचुअल माइंड्स भी है। और ये जो स्पिरिचुअल माइंड है ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन वन है। दे कैन प्रोड्यूस स्पिरिचुअल सेंट, हेल्प पीपल टू कल्टिवेट। और यहाँ पर एक छोटा सा जो है स्मॉल स्पिरिचुअल माइंड भी है इस विलेज में, जो कि उन लोगों की फाउंडेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं इस विलेज की। इट कैन प्रोड्यूस 0.5 kg ऑफ स्पिरिचुअल सेंट एनुअली, यानी कि साल की। दैट्स द 5th सोर्स ऑफ आवर विलेज इनकम। इस चीज को देखते हुए मिंगनान सोचने लगता है कि अच्छा ऐसा बात है, और उसने इस चीज के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में देखा था जब वो अपनी पहली लाइफ पर था, बट आई हैड नॉट हर्ड अबाउट इट इन द लास्ट लाइफ। इन द लाइफ मतलब उस लाइफ में इस चीज के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सुना था। उसने अपने सेकेंड लाइफ में इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को पूछा था, लेकिन कोई भी इस चीज के बारे में नहीं जानता था। लेकिन इस लास्ट लाइफ में जस्ट आफ्टर अराइव एंड स्टार्टिंग एनुइन, और अभी उसे स्पिरिचुअल सेंट के बारे में, डिटेल ओरिजिन के बारे में पता चला, एंड इवन उसके पास अभी उसके हाथ में भी कुछ है। और उसकी वजह से तो ये भी बताने लगते हैं कि जब उन लोगों ने तियलियन केव के लोगों ने 8 विलेज को एस्टेब्लिश किए थे, दे क्लोज द स्पॉट नियर द स्पिरिचुअल फील्ड के। दे आल्सो डिस्कवर सेवरल स्मॉल स्पिरिचुअल माइंड इन द सेम स्पॉट, उसी जगह पर। मिंगनान उसकी बात को सुनते हुए सोचने लगता है कि उन लोगों ने 14th ईयर पर अपने टाउन को इमोर्टल टैलेंट के अनुसार अपने बिल्डिंग को शुरू करने दिया था। So by the 18th year they have not discovered the spiritual mind yet, यानी कि वो लोग अभी तक स्पिरिचुअल माइंड को ढूंढा नहीं था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिंगनान अभी सोचने लगता है कि अभी अगर वो इस जगह पर वापस चले जा सकता है तो फिर इस चीज को वो फायदा उठा सकता है। By the way, there is a magic skill। और मिंगनान इस बात को भी सोचने लगते हैं कि उसके जो ये पूरा जो 60 ईयर जो कल्टिवेशन है इसी चीज में उसे जो है एक स्पिरिट मिस्टिक टेक्निक को भी इनकरेज करना पड़ता है, यानी कि उसका भी सामना उसे करना पड़ता है। और उसके बाद मिंगनान की जो वाइफ है वो बताने लगती है कि ये जो जायंट स्पिरिट मैजिक टेक्निक है ये क्यों कुछ भी नहीं हो सकता है। मिंगनान तभी उससे पूछने लगते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता है। तभी उसको बताने लगती कि इस टेक्निक में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल सेंट एंड अदर्स बहुत ज्यादा कीमती मटेरियल्स लगते हैं। अपने अपना बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी एंड स्पिरिचुअल सेंस और अदर्स मेटल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए थे, बट यू हैव ओनली मैनेज्ड टू क्रिएट द नेसेंस फ्रॉम द जायंट स्पिरिट, यानी कि आप उसी जगह तक पहुंच पाए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। इस बात को सुनते हुआ मिंगनान बताता है कि ओके ठीक है, लेकिन वो मन ही मन यही सोचता है। और फिर मिंगनान ये भी सोचने लगता है कि मुझे अभी पता है कि तियानहेन के लोग कहाँ पर अपना बिल्डिंग को फंसाने वाला है, जहाँ पर स्पिरिचुअल फील्ड्स एंड स्पिरिचुअल माइंड्स है। मुझे जस्ट उन लोगों को हराना होगा, और हराने के बाद मैं उस जगह को ले लूंगा और फिर उसी जगह से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल सेंस एंड मेरा कल्टीवेशन भी मैं कर लूंगा। और शायद वो सोचने लगता है कि उसके पास एक मौका है ताकि वो स्पिरिट मिस्टिक टेक्निक तक पहुंच पाए, और अगर वो इस चीज में एक बार सफलतापूर्ण सफल पा जाता है तो फिर ये सचमुच बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग वाला चीजें होगा। और मुझे लगता है कि ये इसके लिए उसके लिए एक रोहत चीज है। तभी उसकी वाइफ बताने लगती है जियोशुआंग कि अभी मुझे कुछ काम हैंडल करने की जरूरत है, तो मैं आपके साथ बाद में मिलूंगी। मिंगनान भी उसे बताने लगती है कि ठीक है, बाद में मिलूंगा मैं तुम्हारे साथ। और फिर मिंगनान ही सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं था कि मुझे इस लाइफ में मुझे इतनी भाई कुछ चीजों को करना होगा।
और फिर मिंगनान जो इतनी सालों से डायरी में लिखा आया था, वहाँ पर वो बहुत सारे स्किलों के बारे में लिखा था, जैसे कि थंडर क्लब, ब्लड एरो टेक्निक एंड द गेन स्पिरिट मिस्टिक टेक्निक। और इन सारों को चीजों को अभी उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा। लेकिन उसके अलावा उसका जो अभी रियल कल्टीवेशन लेवल है वो स्टिल अभी भी स्मॉल क्रेडिट ऑफ द विटल एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी स्टेज पर है। लेकिन उसका यहाँ पर और भी कुछ चीजें है, यानी कि उसका प्राइमरी पर्पस है इस लाइफ में वापस आने का कि एल्केमी मैनुअल को ऑब्टेन करना। इन दिस लाइफ, इस लाइफ में उसने यहाँ पर 64 इयर्स जो है इस एल्केमी के बारे में प्रैक्टिस किया था और एक्यूमुलेटिंग रिच एक्सपीरियंस जो कुछ भी किया था वो उसने नोट किया था। वो फ्यूचर मिंगनान इन सारे चीजों को रीड करेगा और अगर वो इसी एल्केमी के ऊपर एक बार मास्टर कर लेते हैं, उसके पास जो जितनी भी ज्यादा सप्लाईज होगा वो कल्टीवेशन रिसोर्स वो कंटिन्यूअसली वो दे पाएगा। और फिर वो अपनी एल्केमी नोट्स को चेक करने लगता है और तभी वहां पर वो 3 प्रकार के कुछ पीलों को देख पाते हैं। एक होता है एनर्जी सर्कुलेटिंग एनर्जी, और एक होता है हील, और एक होता है गील मतलब गोल्डन एलेक्सर। ये सब कुछ एक बार जो तीनों चीज है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है इस मेडिकल पर्पस में, बट दे आर ऑल्सो हार्ड टू रिफाइन। इन सारे चीजों को रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन सारी चीजों को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत होता है। उसका करेंट वेल्थ एंड इनकम के साथ वो इन सारे चीजों को अफोर्ड कर सकता है, वो स्टडी कर सकता है एल्केमी के ऊपर। वो अपनी इस लाइफ में और उतनी ज्यादा कुछ चीजों को अचीवमेंट नहीं करना चाहता है। एटलीस्ट उसे सिर्फ इस चीज के लिए वो कर रहा है ताकि वो जब अपनी पहली लाइफ में वापस चले जाए, ताकि वो इस एल्केमी के ऊपर महारत हासिल कर पाए। और इसी वजह से इन सारी चीजों को वो शुरू कर देता है। और अगर वो इसी चीज में जो एनर्जी सर्कुलेशन एलिक्सर है 95% तक वो कर लेता है सक्सेस रेट, तो फिर उसका जो एनुअल इनकम होगा वो 75,000 टेल्स होगा। और अगर वो जो है इसी आउटर विलेज की मैनेजिंग के साथ ये कंपेयर करे तो उसकी इनकम से ये कुछ भी नहीं है। और अगर वो इन सारे प्रोड्यूसिंग जो एलिक्सर है उसमें अगर वो 10 टाइम भी इस्तेमाल करे तो फिर यहाँ पर एक समय का इस्तेमाल करने के लिए 200 ऑफ टेल्स की जरूरत पड़ेगा, सिल्वर्स की। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल हमेशा भी इस चीज को रिफाइन करने के लिए अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और उसने जो अपने इस जीवन में इस विलेज के लोगों को एल्केमी के जो एल्केमी है उसका इम्पोर्टेंट को रियलाइज कर लिया है। और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि सचमुच उन्होंने इस तरह की चीजों को कर पाया था। और अभी हालांकि सब कुछ चीजें एकदम अच्छी चल रहा है, आई हैव मनी एंड इंग्रेडिएंट्स, वो अपना एल्केमी करियर को कंटिन्यू अभी कर सकता है। ऐसे ही 7 साल और भी बीत जाते हैं और उसने जो अभी 4 साल पहले लार्ज स्कर्ट ऑफ विटल एनर्जी तक पहुंच गए, लेकिन हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए वो फेल हो गए। और अभी उसका डायरी के अनुसार ये जो इंटरनल एनर्जी स्टेज होता है ये परफेक्ट तभी होता है जब लार्ज सर्कल ऑफ द विटल एनर्जी सर्कल पर आता है। और फिर उसके बाद मुझे सिर्फ इसी जगह पर टिके रहना होगा और टिके रहने के बाद ये सब कुछ चीजें सिर्फ यहाँ पर सच होने का कगार में है। फर्स्ट आई शुड यूज ब्लड एसेंशियल्स। वो इस चीज को बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक डिवाइन मतलब डेविल स्किल मिसअप होता है। अगर उसके माइंड के साथ कुछ भी गड़बड़ होता है, इन दैट केस आई वुड नॉट बी एबल टू रिस्टोर माय माइंडसेट इवन इफ आई लॉस ऑल माय कल्टीवेशन, यानी कि वो हर एक कल्टीवेशन को भी खो देगा। ये उसके रिस्क के लिए बिल्कुल भी रॉथ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास जब कुछ भी नहीं था तभी उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर अभी वो ये सोच रहा है कि अभी मेरे पास हालांकि सब कुछ चीजें है तो फिर मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूं। और तभी अचानक से वही पर जुबाओ शियोंग भी आ जाती है। आती बता दें कि आपने पूरी रात जो है कल्टीवेशन की थी, मुझे लगता है कि आपको अभी रेस्ट लेने की जरूरत है, नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा थका देंगे। तभी मिंगनान उसे बता रही थी कि मैं अभी कुछ समय के लिए ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं अनंगलिंग टाउन और यनलिंग विलेज पर कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं इसी जगह पर रहता हूँ तो मैं कुछ भी चीजों को और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और फिर वो ये कहते हुए मन में सोचने लगता है कि जब वो घर में अकेले कल्टीवेशन कर रहा था तब उसे अच्छा लगता था शुरुआत में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उसे बाहर जाना होगा, उसे ट्रैवल करना होगा, दुनिया में हर एक चीज को उसे देखना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा खुद अपनी लाइफ में। तभी उसकी बात को सुनता हुआ जियो शोंग बताने लगती है कि बैक टू एनामिंग टाउन। तो वो बताता है कि हाँ। तभी जियो शोंग उसे बताते है कि ठीक है, तो फिर आप भी मुझे अपने साथ मुझे ले चलो। देखिए मेरे पास भी यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है कि मैं अकेले यहाँ पर जीवित रह पाऊँ, एंड आई हैव टू मुझे मतलब आपके साथ मुझे सेपरेट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो प्लीज आप मुझे भी ले चलिए। और इस बात को सुनते हुए मिंगनान भी बताने लगी कि ठीक है, तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो कियोन यू है, जब मिंगनान और उसकी ओर दोनों निकल जाते हैं तभी इधर कियोन यू मनी मन सोच रही थी कि हाँ अभी हम लोग जो है मिंगनान को विदाई भी दे दिया है, यानी कि उसकी फेयरवेल कर देते हैं। वो ये बताने लगते कि मुझे अभी तक याद है
जब मिंगनान सिर्फ 18 साल के हैं और वो मेरे पास आए थे ब्रीथ रेगुलेशन स्टेज को प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो मेरे साथ काम करना चाहती है। अभी मेरी दोस्त वापस चले गए हैं और अभी इस ओटा विलेज में कुछ भी चीज नहीं है। देखो अभी इस कल्टीवेशन का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहते वो आगे की तरफ जाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि बाय मेरे दोस्त। खैर दूसरी साइड हमें मिंगनान और यहाँ पर उसकी वाइफ जिया शियोंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिंगनान जैसे आगे की तरफ जाने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि ये पहली बार कि वो साउथर्न रीजन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। उसने डेमन बीस्ट को देखा, वेनोमस इंसेक्ट्स को देखा और मैग्निफिकेंट लैंड्स को भी देखा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी किताबों से कितनी ज्यादा चीजें सिखा या जिया शियोंग ने उसको कितनी बड़ी चीजों के बारे में क्यों ना बताया होगा, वो कितना ही भी सिखा, लेकिन जब तक ना वो अपनी आंखों से इन सारे चीजों को देखे तब तक इन सारे चीजों का अनुभव वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वो अपनी वाइफ को लेकर बड़ी मजे से आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर मिंगनान को कुछ अजीब सा चीजें देखने लगते हैं। मिंगनान जिया शियोंग को बताने लगता है कि जब से हम लोग इस टियनलियन केव की टेरिटरी में आए हैं तब से हम लोग 3 ग्रुपों को देखा है जो लोग दूसरी तरीके रास्ते से आ रहे थे और ये चीज जो है एक एबनॉर्मल चीज है। और हम लोग जिस रास्ते को लिए थे ये एक पहाड़ी रास्ते है। इस रास्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर एग्जैक्टली जा रहे हैं। स्टिल हम लोग 3 ग्रुपों के लोगों के साथ मिले हैं और एक एक ग्रुप में 10 लोग हैं और ये सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। और इमोर्टल कैलेंडर की 15th ईयर ऑफ इमोर्टल कैलेंडर में लोग एक बड़ा मूव उठाया था। मतलब इतने सारा लोग तब उस समय आया था जब यहाँ पर टियनलियन केव की मास्टर को रिप्लेस कर लिया था ना। अभी उसका 40 साल हो गया है। क्या अभी भी दोबारा से टियनलियन केव में कुछ चीजें हुआ है? इस बात को सुनते हुए जिया शियोंग बताते हैं कि चलो फिर हम लोग जाके सामने जाके चेक करते हैं कि आखिर कुछ हुआ भी या नहीं। लेकिन तभी मिंगनान को कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें गड़बड़ है और जिया शियोंग भी बताते हैं कि वो हमारी तरफ भी आ रहा है। अभी जिया शियोंग बताते हैं कि तुम रुकोगे नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की जरूरत होगी। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है वही गेंगकोंग। वो बताता है कि हाँ इसी वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को मारना चाहता हूँ। और वो लड़का जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है जिया शियोंग अपने थंडर के इस्तेमाल करते हुए उससे हमला करता है, लेकिन वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है यानी कि पीछे छुप जाता है। और ये लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि उन्होंने जो है थंडर क्लैप की इस्तेमाल की है। मुझे पता है कि वो लोग माउंट की तरफ से आए हैं। और जिया शियोंग बताने लगते हैं कि ये एक ऐसी कैंसलिंग टेक्निक है जो उस टेक्निक को उसने स्काई क्लिफ मेथड से सीखा था। जिया शियोंग ने मिंगनान को ये समझाने लगती है कि देखो उसने जो है ग्रेस एंड ट्रीज का सहारा लेकर अपनी बॉडी को छुपाया है और अपनी स्मेल को भी छुपाया है ताकि हम लोगों को उसकी प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी समझ में ना आए, ताकि वो छुप के से हमला कर पाए हमारे ऊपर। और जिया शियोंग ये भी बताने लगती है, मतलब मन ही मन वो सोचने लगती है कि यहाँ पर जो मिंगनान की उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इसी वजह से वो अपना बेस्ट फाइट भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और उसे इस बात से भी डर है कि वो बिल्कुल भी उससे अपना स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड थंडर साउंड पे से बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं अकेले। और तभी वो लड़का अचानक से ये बताने लगता है कि वो आदमी बुरा हो गया है, वो बिल्कुल यूजलेस है। तुम यहाँ पर अभी भी इतने ज्यादा बुरे होने के बावजूद भी यंग लोगों की तरफ ट्रेवल क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम लोग अपने आप को यंग समझते हो। और ये कहते हुए वो मनी मनी सोचने लगता है कि ये जो वुमेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आई थिंक जो कोई भी इंटरनल सेंसेस लेवल पे है उससे 3 या 4 गुना ये लड़की बेहतर है। सो शी इज हार्ड टू हैंडल, उसे हार्ड हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। और इसके अलावा वो जो है बिल्कुल मेरे साथ फाइट भी करना चाहती है और उस बुरे आदमी यूजलेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय के बाद ही बहुत ज्यादा थक जाएंगे। देयर इज इट। और ये कहते हुए पीछे से वो जैसे हमला करते हैं हम लोग देख पाते हैं कि जिया शियोंग अपने मुंह से एक तलवार को निकालता है, यानी कि उसका ताकत का इस्तेमाल करता है और इस लड़के का सर की आर पार निकल जाता है। उसके बाद जो जिया शियोंग है वो इसी टेक्निक के बारे में बात करती है कि ये एक ब्लड एरो टेक्निक है। ये जो टेक्निक है ये कोई ऑर्डिनरी पीपल भी रिस्टोर कर सकता है और यूजुअली इसे करने के लिए कुछ ब्लड एसेंशियल्स को एकत्रित करने की पड़ती है और फिर इसे इनिशिएट शुरू करने के लिए। और कुछ लोग तो इसका स्पेसिफिक सिग्नल्स को देखते हुए इनिशिएटिव्स को बता सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय की जरूरत पड़ता है। लेकिन इससे पहले मैंने जो है कुछ ब्लड एसेंशियल्स को आयरन प्लेग से अपना मुंह पे ही सबसे पहले लगा दिया था इसे लंच करने के पहले। और जो कोई भी सेम कल्टिवेशन लेवल का है मेरे जैसा, कोई भी इतने सालों से इस चीज से बच बिल्कुल भी नहीं पाया है। चलो हम लोग फिर इसे देख पाते हैं कि इसके पास अभी कौन सा चीज है। और इसी चीज को सुनते हुए मिंगनान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है और वो इस बात को भी सोचने लगते हैं कि जो थंडर क्लैप होते हैं वो बहुत भी ज्यादा मोर लिथल होते हैं।
लेकिन इसमें इनिशिएटिव करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत समय की जरूरत पड़ती है। यूजुअली इस टारगेट भी मिस हो जाते हैं, देयरफॉर टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। लेकिन ब्रेथ एरो जो टेक्निक होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी इनिशिएट किया जा सकता है। ये थंडर क्लैप से और भी बहुत कम लीथल है, बट इट्स स्टिल पावरफुल, अभी और भी ज्यादा पावरफुल है। देखो ये थंडर क्लब से इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर भी इंग्लैंड ये बताने लगते हैं कि हम लोग जो स्वॉर्ड फ्लो को इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलर कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और थंडर क्लब को हम लोग ब्रेक थ्रू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेथलॉक को, और फिर ब्लड एरो टेक्निक को विक्ट्री पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और इंग्लैंड ये भी कहने लगता है कि अभी उन लोगों को सिर्फ एक डिफेंसिव टेक्निक की जरूरत है, और इसके लिए वो जाइंट स्पिरिट मिथिक टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि इस समय बहुत बड़ा साबित हो सकता है। और तभी वो लोग देख पाते हैं कि इस आदमी के पास, यानी कि इस लड़के के पास कुछ टाइल्समैन भी था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का ये वक्त भी नहीं मिला था, और फिर उसे एक कंपास भी मिलता है। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर जियोशोंग बताने लगते हैं कि ये तो एक हंटिंग ऑर्डर इशू है। स्काई क्लिफ जो है वो लोग दोबारा से जो है बड़े अमाउंट में माउंट चा के ऊपर हमला करना चाहते हैं। और जैसे ही मिंगनन इस कंपास को देखते हैं, वो उसे देखते ही इसे समझ में आ जाता है ये जो कंपास है ये कुछ चीजों के कल्टीवेटर्स के जो एक्साइटेंस को जो है मौजूदी को सेंस कर सकता है। जैसे जो लोग विटल स्पिरिट स्टेज पर है, जो लोग ड्रैगन माउंटेन स्पीच है, 1000 स्वॉर्ड टेक्निक एंड 5 थंडर मेंटर्स में है। ये कैसे हो सकता है? वो लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है इस बात में। जहाँ पर तभी जियोशोंग बताने लगती है कि जो स्काई क्लिफ माउंटेन है, ये लोग तियानलियन के ऊपर 40 साल पहले अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ी इतनी भी ज्यादा नहीं हुए थे। बहुत सारे लोग जो हैं उसी जगह से भाग गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पर बचे हुए हैं, जिन लोगों के साथ अभी तक कुछ भी चीजें नहीं हुआ है। उसे अभी तो इस बात से भी डर लग रही है कि अभी अचानक से क्या हुआ है कि वो लोग इतनी ज्यादा पागल हो गया है इस समय। अगर ऐसा ही बात है तो उसे तो इस बात से भी डर हो रहा है कि वो लोग और अनकमिंग टाउन पर भी रिटर्न नहीं जा सकते हैं। इस बात को सुनते हुए मिंगनन बताने लगते हैं कि अभी तुम्हें किस बात की डर है, क्योंकि अभी हम दोनों ही बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। खैर तभी अचानक से वही ट्रांसमैन ऊपर की तरफ उड़ते हैं और इसी चीज का जो है वो एनर्जी को लेने लगता है, जो कि मृतक है उसका ब्लड एसेंशियल्स को लेने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए जियोशोंग को भी समझ में आ जाती है कि ये लड़का भी विटल स्पिरिट स्टेज तक ही है, उसकी ब्लड अभी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, यानी कि ब्लड एसेंशियल्स। और फिर वो लोग कलेक्ट करते हुए बताने लगते हैं चलो फिर हम लोग क्या आगे की तरफ निकल सकते हैं। फिर वो लोग भी आगे की तरफ निकलने लगते हैं। मिंगनन जाने के वक्त ये भी सोचने लगता है अगर मेरे पास ज्यादा वक्त रहता, यानी कि ज्यादा समय रहता, तो मैं शायद खुद उसी तियानलियन केव की तरफ जाना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा वहां पर जाके कि उस जगह के अभी मास्टर कौन है, और मैं उसके साथ बात करना चाहूंगा, वो मेरे साथ आके थोड़ा सा बात करे। मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट टाइम मैं जरूर से जरूर कर पाऊंगा। फिर कुछ समय के बाद ही और लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। उन लोगों को और एक ग्रुप मिलता है, और मिलने के साथ साथ उन ग्रुप को भी वो लोग मार ही डालते हैं। वो लोग सोच लेते हैं कि कोई ना कोई तो आगे की तरफ आ ही रहा है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंगनन दोबारा से अपनी ओरिजिनल लाइफ पर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर आते ही उसे पता चल जाता है कि वो अभी 6 लेवल ऑफ द थंडर स्पिरिचुअल तक पहुंच गए हैं। इन रियलिटी आई कैन ऑल्सो रीच द लार्ज क्राउड ऑफ द विटल एनर्जी, उस तक भी वो पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो 8 सालों में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो कुछ चीजों का भी ब्रेक थ्रू कर पाया है। यानी कि वो 8 सालों में वो सिर्फ ब्रेक थ्रू कर पाया है कल्टीवेशन लेवल फ्रॉम द स्मॉल सर्कल ऑफ द विटल एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी स्टेज टू द लार्ज सर्कल ऑफ द विटल एनर्जी ऑफ द सेम स्टेज। वो अभी तक विटल एनर्जी स्टेज तक पहुंच नहीं पाए हैं, ये मेन बात है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, जो कोई भी तियानली केव की तरफ जाना चाहते हैं उन लोगों को एटलीस्ट विटल एनर्जी स्टेज तक तो होना ही चाहिए, और उसे लगता है कि इस लेवल तक पहुंचना कितनी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और 8 साल उठ के लिए इतनी भी ज्यादा इनाफ उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और उसे ये लग रहा है कि जरूर से जरूर वो नेक्स्ट लाइफ में इसे ट्राई करना चाहेगा। और उसके पास अभी जो ये आयरन प्लेग भी है, जो कि ब्लड को रिफाइन कर सकता है, और ये जियोशोंग और उसके लिए एक तुरुप का ताज भी हो सकता है। और उसके पहले जब तक वो लोग हायर लेवल तक पहुंच जाए तब तक के लिए मैंने जो है इस चीज को अर्थ के नीचे, यानी कि जमीन के नीचे गाड़ कर रखा है। मैं कल जाके इस चीज को लेकर आऊंगा। मैं दोबारा से जो है कियोनियो के साथ काम करूंगा, क्योंकि मैं अपनी तीसरी बार यानी कि 3 लाइफ तक उसके साथ काम किया, और वो बहुत ही ज्यादा कियोनियो रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है। और इसके अलावा उसके पास एक रोड मैप भी है, जहाँ पर उसे पता है कि स्पिरिचुअल फील्ड एंड स्पिरिचुअल सेंट जहाँ पर है, और वो उस जगह की तरफ वहां पर जाना चाहते हैं, और जाकर वो अपना जायंट स्पिरिट मैथिक टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सोचते हुए वो जियोशोंग के पास आकर सो जाती है।
और फिर वो सोते ही मने मन ये भी सोचने लगता है कि मैं अपनी लाइफ मतलब नेक्स्ट लाइफ को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये दिखाया जाता है जब जियो शोंग यहाँ पर उठ जाती है, देख पाते हैं कि मिंग नान वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी और उसी चीज को देखते हुए वो मने मन सोचने लगते हैं कि अगर मैं एक बार विटल एनर्जी स्टेज तक पहुंच जाती हूँ तो फिर मेरा लाइफ स्पेन और भी ज्यादा कुछ समय तक इंक्रीज हो जाएंगे, जैसा कि विटल स्पिरिट स्टेज पे होता है। और उसे लगती है कि उसे मस्ट इसे ट्राई करना चाहिए ताकि वो विटल एनर्जी एंड विटल स्पिरिट स्टेज तक पहुंच पाए। और जब वो हनी करके ऊपर पुकारते हैं और फिर इस बात को कहते हुए उसे बहुत ज्यादा अक्वर्ड सी महसूस होती है, लेकिन मिंगनन इस बात को सुन लेती है। कहते उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिंगनन अपनी कल्टीवेशन से उठ जाते हैं और उठते ही वो जियो शोंग को देखते हुए बताने लगती है कि देखो प्लीज तुम अभी से मुझे इस नाम से ही पुकारना। जियो शोंग इस बात को सुनते हुए बताने लगी, क्या तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और तभी मिंगनन उसे बताने लगता है कि देखो तुम बिस्तर पे रहते हुए जो मुझे बताया था उसी नाम से मुझे बताना। और इस बात को सुनते हुए जियो शोंग को बहुत ज्यादा अजीब महसूस होती है। वो बता रही कि क्या तुम उस समय सुन ले थे? मैंने तो ये सोची थी कि आप उस समय कल्टीवेटिंग कर रहे थे। मिंगनन बताता है कि लेकिन हाँ मैंने इस चीज को सुन लिया था। ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। तभी वो सुनते ही जियो शोंग वहां से भागने लगती है और बताते कि नहीं मैं खुद इसे प्रिपेयर कर सकती हूँ, मैं खुद प्रिपेयर कर सकती हूँ हनी। ये कहते हुए वहां से वो निकल जाती है दौड़ती हुई और इधर मिंगनन उसकी बात को सुनते हुए हंसने लगता है और फिर मन मन वो यही भी सोचने लगता है। मतलब अभी वो ये बात भी कहने लगती है कि अभी वो जियो शोंग को जिस हालात में देख रहे हैं ये कुछ अलग है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उन लोगों की लाइफ एकदम आंत के कगार में होंगी तब जियो शोंग ऐसे एक हालत में ऐसे एक रूप लेंगे उसे सचमुच विश्वास नहीं होते हैं। और जब इंटरनल एनर्जी स्टेज तक पहुंच जाएगा तब वो सिर्फ अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। आई गेस 1 और 2 ट्री विल बी सफिशिएंट। और अभी जो मिंगनन है वो अभी सिर्फ ब्रेथ रेगुलेशन स्टेज पर ही है, लेकिन ये जो ब्लड एसेंशियल्स एंड ब्लड एरो टेक्निक है वो इस चीज के लिए एनेबल उसे करता है। जो कोई भी इंटरनल एनर्जी स्टेज पर है उन लोगों को वो बहुत ज्यादा आसानी से मर भी सकता है और फिर उसके लिए फ्यूचर में समय का स्पेस का टाइम भी खोल सकते हैं। और कुछ समय के बाद ही जो है और एक वो ट्रिप बनाना चाहते हैं। हालांकि उसे जो है अभी इंटरनल एनर्जी स्टेज वाले 4 लोगों को मारना होगा और इसके नेक्स्ट लेवल में उसे 8 लोगों को मारना होगा। लेकिन अभी उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी इतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी स्टेज वाले लोगों को कहां से ढूंढेंगे। और फिर वो उस शाह ट्री के बारे में भी बात करते हैं जिस शाह ट्री में अभी सिर्फ 140 फ्रूट ट्री है इस सीजन में। और जियो शोंग को उसकी इंटरनल एनर्जी स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे 10 फल की कंज्यूम करने की जरूरत है। सिर्फ अभी बचेगा 104 फ्रूट। और अभी वो उसके बारे में भी बात करता है कि जो 1 फ्रूट होता है यानी कि एक फल सिर्फ उसका इंटरनल ब्रेथ रेट को 9 टाइम 5 सेकंड बढ़ा सकते हैं। और ये जो फ्रूट है उसका ये ब्रेथ रेट रीच कर सकता है 936 टाइम पर सेकंड। देयरफॉर उसका जो ब्रेथ रेट है उसे 400 टाइम पर सेकंड करना होगा तो उसका 4th लाइफ को ओपन करने के लिए। और इसे चीज जो अभी बेस्ट है उसके लिए जो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो सारा का सारा साहा फ्रूट को इस्तेमाल करने लेते हैं इंटरनल एनर्जी स्टेज तक पहुंचने के लिए तो फिर वो अपना इस इंटरनल एनर्जी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तभी उसे जो है किवन यू के बारे में याद आता है कि मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे उसके पास ही जाना चाहिए। उसे अभी जल्दी से जल्दी एनर्जी सर्कुलेशन एलिक्सर तक और ब्रेक थ्रू करना होगा इंटरनल एनर्जी तक उसका 4th लाइफ एंड होने से पहले। और तभी वहां पर जियो शोंग अभी आ जाती है, आती बताने के चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। वो भी वहां पर चले जाते हैं और फिर जाने के वक्त ये भी सोचता है ये जो ब्लड एरो टेक्निक होता है उससे ये स्पिरिट माइस्टिक टेक्निक को प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा कठिन है। और ये जो टेक्निक होता है इसमें जो है 770 लेयर्स होता है एनर्जी सर्कुलेशन डायग्राम्स में। ये जो थंडर स्पिरिचुअल है मतलब थंडर स्क्रिप्चर है इससे ये हजारों गुना यानी कि 100 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। आफ्टर ईयर ऑफ ट्राइंग इन माई 3rd लाइफ उसकी तीसरी बार वो उसने लाइफ में ट्राई करने के बाद उसने सिर्फ 30 लेयर्स ऑफ द एनर्जी सर्कुलेशन डायग्राम को वो क्रिएट कर पाया है। लेकिन अभी जब वो वापस आ गया है तो वो सिर्फ अभी ब्रेथ रेगुलेशन स्टेज पर ही है, तो फिर वो अभी सिर्फ 2 या 3 लेयर को ही बना सकता है। और उसे लगता है कि अभी उसका जो ये ट्रिप है इसे वही उसे डिले करने की जरूरत है क्योंकि अभी एमिंग कर रहा है कि कब वो जो यंगमिंग टाउन है वो स्टेबलिश होता है। एटलीस्ट वो जब इंटरनल एनर्जी स्टेज तक पहुंच जाएगा उसकी पीक लेवल तक तब उसे एटलीस्ट 30 लेयर को तो मतलब क्रिएट करना ही होगा। मतलब वो तब तक जो है उस जगह तक पहुंच जाएगा और वो जो है स्पिरिट मैजिक टेक्निक तक भी पहुंच जाएगा लगभग। और तब तक वो जो इनविंसिबल हो जाएगा, भले ही वो क्यों ना मिडिल लेवल कल्टीवेटर इन द इंटरनल स्टेज तक क्यों ना हो।
खैर कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि क्यून वो भी वहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आ जाते हैं। जियो शोंग उसे देखने ही बताने लगती है कि मिस क्यून, और उसे देखते मिंगनान भी हेलो बताते हैं, और हेलो बताते हुए वो मनी मन यही भी सोचने लगता है कि वो जब ऑर्टा विलेज पर वहाँ पर थे तब वो कियोनु को उसके नाम से पुकारते थे, लेकिन अभी वो बेस उससे जो है मिस क्यून करके पुकार सकता है, और इसी वजह से काइंड ऑफ उसे ऑकवर्ड महसूस होती है। और फिर वो उससे बताने लगे कि थैंक यू, आप यहाँ पर खुद आए हैं, मैं तो खुद ही आपके पास जाना चाहता था और जाके इस चीज को लेने वाले थे। इस बात को सुनते हुए कियोनु बताने लगे कोई भी बात नहीं है, मैं भी बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। आई गॉट ए फर्नेस सम इंग्रेडिएंट्स एंड कोड, क्या तुम अभी के अभी कुछ रिफाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कुछ चीजों को देखना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर मिंगनान भी कहते कि श्योर, आप तो बिल्कुल भी मेरा क्राफ्ट बिल्कुल भी चुरा भी नहीं सकते हैं। और जियो शोंग उसकी बात को सुनते हुए थोड़ा सा शौक में आ जाती है, बताते हैं कि आपने एलिक्सर को कब से रिफाइन करना सीख ली है। जियो शोंग इस बात को मतलब जियो शोंग की बात को सुनते हुए मिंगनान बताने लगता है कि एल्केमी ये जो है हमारा फैमिली बिजनेस है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर टैलेंट है। और फिर मिंगनान ये भी बताने लगता है कि ये जो मतलब मेरा जो कारपेंटर के बिजनेस है कुछ महीने में से ज्यादा नहीं चल रहे थे, अच्छे नहीं चल रहे थे, इसी वजह से मैं मिस क्यून के साथ इस आइडिया के बारे में बात की कैसे एल्केमी बिजनेस को डेवलपिंग किया जा सकता है। और मैंने तुम्हें खुद इस चीज के बारे में नहीं बताया क्योंकि अभी ये इनिशिएटिव स्टेज पर ही है। और जियो शोंग उसके बात को सुनते हुए मन ही मन सोचने लगती कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो एलिक्सर को भी रिफाइन कर सकते हैं, और अगर सचमुच वो ये सब कुछ चीजें कर सकता है तो हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और फिर फ्यूचर में हम लोग बहुत ज्यादा अमीर भी बन सकता है। और फिर मिंगनान को मतलब मिंगनान इन लोगों को उस टेम्पोररी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने एल्केमी रिफाइन रूम को बनाया है, और फिर वो जहाँ पर जाते ही बताते हैं ओके हम लोग अभी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जब मिंगनान यहाँ पर रिफाइन कर रही थी इसी चीज को देखते हुए कियोनु मन ही मन सोचने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि कैसे पिल्स को रिफाइन किया जाता है। अगर हम लोगों के पास और कोई एल्केमिस्ट होता तो हम लोग और भी ज्यादा अमीर बन सकते थे। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उसका एक रिफाइन करना खत्म हो जाता है। इस चीज को देखते हुए कियोनु भी बताती कि क्या तुमने इस चीज को कर दिखाया। उसने कर दिखाया, ये एक होमोस्टैटिक पील होता है। इस चीज को जैसे वो देता है मिंगनान कियोनु के चेहरे को देखते हुए समझ में आ जाता है कि अगर उसकी जजिंग अच्छे है तो हम लोग सक्सेस है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जब कियोनु घर की तरफ जाने रही थी तभी वो बताने लगती है देखो मुझे जाने की जरूरत है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा पॉसिबल तुम विलेज पे रहेगा, मतलब कुछ अभी चीजें कुछ गड़बड़ चल रहा है। मिंगनान इस बात को सुनता हुआ बताने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ है। और जब इस बात को सुनते हुए कियोनु बताने लगती है कि झूशन ने अभी एक कल्ट के साथ ज्वाइन कर लिया है और झू बोरेन भी अभी मिसिंग है, और 7 आदमी जो कि इंटरनल एनर्जी वाला स्टेज पर है वो लोग भी मिसिंग है। सो मस्ट भी तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। आई एम वंडरिंग कि ये जो झूशन है वो अंदर सारे लोगों के साथ मिला था और फिर उसके बाद उसके इंटरनल एनर्जी वाले लोगों को वो लोग मार रहे थे। और इस बात को सुनते हुए मिंगनान बताने लगती कि हमारे बारे में चिंता करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये जियो शोंग बता दी क्योंकि हम लोग अभी ब्रेथ रेगुलेशन स्टेज पर ही है। और इस बात को कहते हुए मिंगनान इधर मनी मन सोचने लगता है कि मैंने जो है झूशान को मार डाला है, झू बोरेन और झूशान को मार डाला है, एंड 6 अदर इंटरनल एनर्जी स्टेज वाला भी मार डाले हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि 7 मैन इंटरनल एनर्जी वाला गायब हो गया है। इसका मतलब ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और वो ये भी सोच लेते कि इस कुछ महीनों में बहुत ज्यादा चीजें अजीबोगरीब हुआ था, इंक्लूडिंग ये है कि बहुत ज्यादा इंक्लूडिंग मतलब इंटरनल एनर्जी स्टेज वाले लोग गायब होते जा रहा है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि कियोनु क्यों ना सस्पेक्ट करे। और उसके बाद यहाँ पर मिंगनान उसकी वाइफ को बताने लगता है कि हमें मस्ट भी हमारा प्रोफाइल को रोकने की जरूरत है, नो मैटर क्या भी कुछ चीज हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे अभी एलियन विलेज में कुछ ही लोग इंटरनल एनर्जी वाला है जिन लोगों को अभी वो लोग मारना चाहते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं मिंगनान अभी स्टैटिस्टिक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो देख पाते हैं उसकी 99% प्रोग्रेस हो गया है, सिर्फ 1% ही बची हुआ है। और फिर वो गो कहते आंख बंद कर लेते हैं। कुछ समय के बाद ही हमें कुछ जगह का सीन दिखाया जाता है। अभी पता नहीं कि वो अभी दूसरे लाइफ में आ गया है या उस लाइफ का भी सीन दिखाया जाता है, कि आगे चल के हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये देख पाते हैं वहाँ पर कुछ विलेज के चीफ लोग आए थे, उस जगह पर कियोनु भी रहते हैं। अभी एक जो लड़की है वो कियोनु को ये बता देती है चीफ कियान, मैंने ये भी सुना है कि आपका जो है ग्रैंड के चीफ के साथ बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है, तो प्लीज कृपया करके आप ग्रैंड चीफ के सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बताएं। और तभी वहाँ पर और एक बुजुर्ग आदमी रहता है, वो बता देते कि हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग हमेशा से आपका ये 5 विलेज आपका साइड लेते आ रहे हैं, और यहाँ पर 300 अभी विलेजर्स है जो लोग अभी अपने सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं अपने नए टाउन को बनाने के लिए इस समय। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है चीफ कियान और ग्रैंड चीफ की कदम को फॉलो करेंगे, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं कि आखिरकार क्या हो जाए। और इस बात से सुनते हुए कियोनु बताने लगती है कि यहाँ पर जो ग्रैंड चीफ है
उसने जो है हमारे मास्टर से ऑर्डर ले ली है कि हम लोग यंगमिंग टाउन पर स्टेबलाइज करें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो निष्पक्ष रहेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे और आप सभी लोग सपोर्टिव रहेंगे। इस बात को सुनते हुए वो सभी लोग बताते हैं कि ऑफ कोर्स। और उसके बाद वो आदमी बताने लगता है कि हम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि मास्टर जिंग कितनी ज्यादा ग्रैंड चीफ को आदर करते हैं। तो मिस चीफ कियान, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा जो है ग्रैंड चीफ को सपोर्ट करेंगे और हम लोग बिल्ड करने के लिए भी मदद करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर वो लोग जो है यंगनिम माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही हम लोग यहाँ पर मिंग सांतान को देख पाते हैं। वो उसे देखते हुए मिस क्वीन, मेरे फादर ने आपको ये बताया कि आप यहाँ पर आएंगे, इस वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। प्लीज क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा आ सकते हैं? मिस क्वीन बता लेती कि हाँ मैं जा सकती हूँ। और फिर वो दोनों आगे की तरफ जाने लगती है। इसी चीज को देखते हुए बाकी जो विलेजर्स होता है, विलेज के चीफ्स होता है, वो लोग बताने लगते हैं। मुझे लगता है कि रूममेट्स एकदम सही कह रहे हैं। ये जो लड़की है वो ग्रैंड चीफ की डॉटर है और उसने जिस प्रकार से चीफ कियान को रिस्पेक्ट की है और उसके लिए यहाँ पर इंतजार भी की है, आई गेस दे आर क्लोज फ्रेंड। और उसके बाद और एक जो लेडी रहती है चीफ की, वो बताने कि येलिंग विलेज में अभी बहुत ज्यादा अच्छे टैलेंटेड लोगों को प्रोड्यूस किया है और उनमें से ग्रैंड चीफ और चीफ कियान वो दोनों सबसे ज्यादा फेमस फिगर हैं। और तियानलियन विलेज में यानी कि तियानलियन केव में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कल्टीवेटिंग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि जब न्यू टाउन स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आशा है कि यंगलियन विलेज सबसे ज्यादा पावरफुल टाउन बन सकते हैं। खैर दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं मिस क्यून इस लड़के से पूछे देखते हैं कि ये तुम्हारे पास जो अभी वेपन है वो कौन सी वेपन है। मिंग सांतान उसकी बात को सुनते हुए खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं तो यही सोच रही थी कि फाइनली वो कब मुझे ये बात पूछेंगे। तभी मिंग सांतान बताने लगती है कि ये मेरे पास एक स्पीयर दैट कैन शूट फायर, मतलब एक फ्लेम स्नेक स्पीयर है जो कि फायर उगल सकता है। और ऐसे पकड़ के मेरे पास मतलब दोनों स्पीयर है और जो दूसरा वाला है वो स्नेक स्पीयर हेड है जो दोनों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गोल्डन मेरे पास ब्रेसलेट है ये भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास जब यहाँ ये स्पीयर है मतलब स्पीयर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकती है। लेकिन मुझे आशा है कि हम लोग अगर इसका ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे बेहतर महसूस होंगे, यानी कि बेहतर इस चीज के बारे में पता चल सकते हैं। और इस बात को सुनते हुए मिस कियोनु बताने लगती है कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये चीज को दिया है, यानी कि ग्रेट वेपन को। और ये कहते हुए मन सोच रही थी कि वो शायद किसी क्राफ्टमैन को ढूंढ कर लाया है उस तियानलियन केव से, ताकि वो ऐसी मिंग सांतान के लिए वेपन बना पाए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिंगडन के जो बच्चे हैं वो बताने लगती है कि पापा आपके लिए बाहर यानी कि अंदर इंतजार कर रही है, आप क्रूदी प्लीज अंदर चले जाइए, मैं अभी खेलने के लिए जाऊंगी। इस बात को सुनते हुए जियो सोचने थी कि सच मुझे क्या लड़की है। और तभी अचानक से वो आगे की तरफ जाती है। तभी अचानक से और एक लड़के को हम लोग देख पाते हैं जो उसे कहने लगती है मिस कियान। और इसे देखते ही कियान वो बताने लगती कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और सच में ये भी एक बहुत अच्छी डॉग है। ये जो लड़का है ये जो है मिंगनन का बेटा है। और तभी अचानक से मिंगनन भी वहां पर आ जाते हैं। आते ही बताते कि यू, और तभी वो अपनी एक आंख बंद करके वहां पर अपनी कुछ चीजों को देख पाते हैं, जैसे कि उसका मौत होने का मतलब एज कहाँ पर है और मौत होने का कारण क्या है। और इसी चीज को देखते हुए मिंगनन मन ही मन सोचने लगता है तो आखिरकार मैं यहाँ पर 40 साल में मर जाऊंगा। ये प्रीवियस लाइफ से तो मेरा बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इमोर्टल कैलेंडर के 22th ईयर में वो चाहे विटल एनर्जी स्टेज तक पहुंच जाते हैं और फिर एक तियानलियन केव के कल्टिवेटिंग मतलब बन जाते हैं। और फिर वो जो है झांग शिंगपांग के मास्टर झांग शिंगपांग जो है उसके एक डिसेबल के रूप में उसको शिकार करने के लिए मजबूर की थी, यानी कि वो उस जगह पर चले गए थे उसके डिसेबल्स के रूप में। और लेटर उसके बाद उसने जब तियानलियन केव में बहुत अच्छे से काम किया और फिर वो जो है 300 विलेज से जो है बहुत सारे मतलब छात्रों को वो लिया और वो खुद वहां पर ट्रेन करने लगा, जैसे कि वांग, एनचू, जोंगलियन। और फिर उन लोगों को भी उसने तियानलियन केव में भेज दिए थे। और उसके बाद जो है उसने विटल स्पिरिचुअल स्टेज को ब्रोकआउट किया और फिर वो जो है अपना जाइंट स्पिरिट मैस्टिक टेक्निक पर भी मास्टर किया। और फिर उसके बाद वो जो है ग्रैंड चीफ ऑफ द हॉल ऑफ 4 आर्ट्स की वो डिप्यूटी चीफ भी बन गए और फिर वो एल्केमी बिजनेस को भी अपने इंचार्ज में ले लिए। और उसके बाद 14th ईयर ऑफ द इमोर्टल कैलेंडर के अनुसार मास्टर झेंग ने डिसाइड किया कि एक नया टाउन बनाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मिंगनान ने ऐसे विटल स्पिरिट स्टेज वाले बहुत सारे कल्टिवेटर्स को तियानलियन केव को हरा दिया था। और इसके वजह से वो जो है अभी ये यंगमिंग जो टाउन बनेगा उसके लिए वो सुपरवाइजर बना, जो कि वन ऑफ द मतलब जो 8 टाउन बनेगा उनमें से एक है। और 2 महीने के बाद ही जो है वो अभी स्टोर कर लेता है ट्रिपल वर्म टेक्निक। और इसी वजह से उसने कुछ मिस्टेक कर लिया था और उसके वजह से उसने अपना पूरा फ्यूचर को बर्बाद कर दिए थे।
और इसी वजह से उसे जो थोड़ा बहुत अंदर से जो अभी ट्रेड्स आने वाले हैं उसके लिए उसे अभी अंदर से केयरफुल रहना चाहिए बाहर से, मतलब लाइक व्हेन मास्टर झेंग समन मी, यानी कि उसे जब मास्टर झेंग बुलाएगा। और उसने तो अभी ये तक भी कसम खा ली है कि जब तक नया टाउन नहीं बनेगा तब तक वो ब्रिटेन नहीं जाएगा। और उसे बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं कि मास्टर झेंग फोर्सफुली जब उसे समन करेगा तो आखिरकार उसके साथ क्या ही हो सकता है। तो इसी वजह से उसके पास अभी कुछ चीजें हैं ऑर्डर, जो कि अभी उसकी एक लास्ट होप है। और फिर वो आगे आती है बदले कि आई लॉस्ट माई मेमोरी एंड पार्ट ऑफ माई कल्टिवेशन, मतलब इसी चीज के अनुसार मैंने बहुत सारी चीजों को खो दी है। वो मिस क्यून को इस सब कुछ चीजों के बारे में बता देती है, लेकिन अभी वो ये भी बताने लगता है कि अभी मुझे सुपरवाइजर के रूप में रखा दिया गया है ताकि मैं उस चीज को टाउन को, यंग न्यू टाउन को स्टेबलाइज करूं। ये सबसे ज्यादा अभी इमीडिएटली इंपॉर्टेंट टास्क है। और इसी वजह से वो यहाँ पर जियो मतलब शियो को मतलब पुकारते हैं ताकि वो यहाँ पर जियो शियोम के साथ रहकर आप इस चीज में मेरी इस विलेज को बनाने के लिए मदद करें। और मेरे पास अभी 2 डिसेबल्स भी है जो कि अभी विटल स्पिरिट मतलब स्पिरिट स्टेज पर है, और 4 अदर्स मैन भी है जो कि विटल स्पिरिट स्टेज पर, जो कि अभी थियलियन केप में है, वो लोग भी वहां पर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। उन लोगों के लिए दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये मिंगन सोचते हैं। तो क्यों ने उसे पूछने लगती है कि व्हाट हैपेंड, आखिरकार क्या हुआ है। और वो सोचने लगती है कि मिंगन ने यहाँ पर अपना कल्टीवेशन को खो दी है, डेथ मार्च भी उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया होगा। तभी मिंगन उसे बता देती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन को रजिस्टर अभी भी स्टिल कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो सोचने लगते हैं कि मैं इस चीज में बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गया हूँ। और फिर वो बेटे जियान को बताने लगते जियान, तब वो जियान कुछ चीजों को लेकर आता है, यानी कि एक तलवार को लेकर आते हैं। मिस क्यून बताएगा ये कौन सा चीज है। तब यहाँ पर मिंगन उसे बताने लगता है कि मैंने जो है मिस्टर झू को बताया था वॉल ऑफ 4 आर्ट्स के लोगों को कि आपके लिए वो इस दोनों वेपन को बनाए। और ये जो तलवार है इसे बनाया गया है टॉप नॉच ब्लैड फ्लेमिंग स्टोन से, जो कि डेमोन्स एंड एविल्स दोनों को ही मार सकते हैं। और ये जो शील्ड है इसे बनाया गया था 10,000 इयर्स ओल्ड जो कछुआ है उसके पिछवाड़े मतलब चीज से, उसके हड्डियों से। और फिर यहाँ पर और 5 प्रकार का मटेरियल्स भी लगा गया है। तो कोई भी विटल स्पीच स्टेज पर है उन लोगों से जो चोट मिलेगा आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको बचाएगा। और इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्यों नहीं तो खुश हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर झू ने इस चीज को बनाया है। क्योंकि वो यहाँ पर 3 डिपोटी गार्ड्स, मतलब मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूँ कि थियलियन केप में जो वेपन बनाता है उनमें से ये 2nd नंबर पर है। और फिर मिंगन ये भी बताता है कि उसने सेम मेथड का इस्तेमाल किया था मिंग जियान के स्वॉर्ड बनाने के लिए, और फिर मिंग संतान के जो वो दोनों से जो तलवार है और उसकी जो ब्रेसलेट वो भी सेम तरीके से जो बनाया है। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्यों खुश हो जाती है और बताने लगते हैं कि दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी मिंगन उसे और एक चीज भी दिखाता है कि ये एक असुरा नेट है। और फिर उसे जो ये चीज एक बहुत सालों पहले एक सीनियर आदमी से मिला था। ये सचमुच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर तुम इसे आसमान में फैला देते हो तो यहाँ पर अचानक से वो जो हवा है उससे वो डार्क कर देगा और वो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगेगा। तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा एविल्स एंड स्पिरिट्स को देख पाओगे। हालांकि तुम तो इसे जानते हो अच्छी तरह से, ये फैंटास्टिक है, लेकिन यहाँ पर दूसरे लोगों को डरवाने के लिए ये बहुत ज्यादा कामयाब चीज है। देखो जो कोई भी विटल स्पिरिट स्टेज बार है कोई भी तुम्हें इस चीज में मतलब एकदम भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैड फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, ये पर मतलब वो जो कछुआ है उसका शील्ड है, और ये असुरा अगर नेट रहेगा। इन सारे बातों को सुनते हुए क्यों बताने लगती है कि ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिंगन। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि क्यों जो और एक जगह पर खुदाई करने के लिए माउंटेन की तरफ से चले जाते हैं। वहां पर जाके जब कुछ लोग खुदाई करने लगते हैं, यहाँ पर क्यों इस जगह के बारे में बात करने लगते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर से लोग इसी पहाड़ी में रह रहे हैं और ये झरने का पानी पी रहा है, और यहाँ पर जो कोई भी प्लेन्स ग्रो कर रहे उसके हिसाब से जीवन जी रहा है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी ज्यादा हवा बहने लगता है, कितनी ज्यादा थंडर होता है, और कितनी ज्यादा सूरज आता है और कितनी ज्यादा मून आता है। इससे कोई भी कुछ भी बदलने नहीं वाला है। मैग्निफिकेंट जो माउंटेन है वो स्टिल अभी किसी जगह पर है। तभी अचानक से कोई कहने लगता है कि हमें कुछ चीजें मिला है, और तभी एक बंदा कहता है कि ये एक मैग्नेटाइट है, ये एक ग्रेट मार्शल आर्ट्स टूल है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मटेरियल्स, टूल्स, वेपन्स बना सकते हैं, और ये जो स्पिरिचुअल सेंस है उससे भी कहीं गुना ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। इस चीज को देखते हुए कियोनु बताने लगती हमें आखिरकार ये मैग्नेटाइट माइन मिल गया। और तभी कियोनु इन सारे लोगों को यही बताने लगते हैं कि तुम लोग अपना इंटरनल एनर्जी को यूज करना बंद कर दो। और फिर वो ये भी बताने लगती है कि चिंदी, वांगन और तुम लोग अपना कंटिन्यूअसली डिगिंग करना जारी रखो, और देखो अभी के अभी एक्सप्लोडिंग करना बंद कर दो, यानी कि शुरू मत करना, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक ग्रीन स्केल बीस्ट है इस माउंटेन के अंदर। अगर तुम लोग जैसे उसे देखोगे तो जल्दी से जल्दी बाहर चले आना।
और वो जोंग लियांग को यही बताने लगते हैं कि तुम मेरे टोकन को लेकर अभी यहाँ से जा सकते हो, तुम चीफ जियांग को ढूंढो, अगर हम लोगों की आवाज सुनते हो तो फिर हम लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पर जल्दी वापस चले आना। इस बात को सुनता हो ये जो जोंग लियांग नामक लड़का होता है वो बताने लगता है कि यस मैन। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग और एक आदमी को देख पाते हैं, यानी कि लड़के को। वो बताने लगते हैं इट्स बीन 2 days, हम लोगों को अभी जो है कुछ समय के अंदर ही शायद वो बीस्ट दिखाई देगा। और अचानक से तभी उन लोगों को रोड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उसी बीस्ट को देख भी लेते हैं। अभी कियोनो इन सारे लोगों को बता देने लगता है कि ये जो ग्रीन स्केल बीस्ट है वो इस मैग्नेटाइट माइन पे बहुत सालों से रह रहे हैं और वो मैग्नेटाइट फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से वो भी जानते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हैंडल करना इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, तो इसके वजह से मैं इसके साथ अभी लड़ूंगी। और जोंगजी को ये बताने लगते हैं कि तुम मेरे लिए जो है 5 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाओगे और फिर तुम मुझे मदद भी करोगे। वो लड़का भी बताता है कि गॉट इट। वो सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी दूर से कोई देखते हुए ये बात बताने लगता है कि मुझे लगता है कि वो लोग उस बीस्ट को अभी बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग इसी चीज को देखते हुए बताने लगते हैं कि चलो हम लोग उस तरफ जाते हैं। और तभी हम लोग इसी ग्रीन स्केल वाला बीस्ट को देख पाते हैं। और तभी यहाँ पर कियोनो भी उन सारे लोगों को देखते हुए बताने लगता है कि तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, अभी हमें जो है मदद की भी जरूरत है। खैर वहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगता है। तभी एक अचानक से लड़के को देख पाते हैं जो कि जंगल की तरफ आते हुए बताने लगता है कि मैं किवन जोंगजी हूँ, द नंबर 1 डिसेबल्स ऑफ द ग्रैंड चीफ। और वो बताने लगता है कि मैं इसी जो मॉन्स्टर है इसे पकड़ने के लिए आया हूँ, वो भी ग्रैंड चीफ के ऑर्डर की वजह से। तो एक बंदा बता रहा है कि हम लोग बिल्कुल भी उसे नाराज नहीं कर सकते हैं, चलो चलते हैं। खैर तभी दूसरी साइड हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि सीन शिफ्ट होता है। देख पाते हैं कि मिंगनान के पास आकर एक लड़का ये बताता है कि सर ये मैग्नेटाइट माइन अभी हमारे कंट्रोल पे है, हमारे यानी कि अभी हमारे हाथ में है। तभी मिंगनान बताते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तुम्हें और भी ज्यादा मदद मिलेगा और तुम लोग अभी इमीडिएटली एक्सप्लोडिंग करना शुरू कर दो। और ये कहते हुए मिंगनान ये सोचने लगता है कि ये जो मैग्नेटाइट माइन है ये सबसे ज्यादा लार्ज एंड वैल्यूएबल चीज था उस समय, जिस समय वो अपनी प्रीवियस लाइन में ये जो आंगमिंग शहर है उसे स्टेबलाइज कर रहा था। और ये जो मैग्नेटाइट है इसे वो बहुत ज्यादा वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी चीज को वो डायरेक्टली बिक्री भी यानी कि सोल्ड भी कर सकते हैं और इधर इसी चीज से वो बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। और यही वो चीज है जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। देयर विल बी मोर बेनिफिट इन लेटर, बाद में और भी ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। कुछ समय के बाद एक लड़का आ जाता है, आकर बताता है कि ग्रैंड चीफ ये हमारे नए टाउन के एक ड्राइंग है। और तभी यहाँ पर मिंगनान बताने लगता है कि हमें कुछ ज्यादा यानी कि ज्यादा कुछ ब्रिक्स एंड टाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग 1/3 बनाएंगे और इसी चीज से लोगों को मूर्ख बनाना इतनी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी चीज से मुझे आशा है कि ये सिटी बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं होंगे और हम सभी लोग जो है तियानियन केव से है, तो कोई भी हमारे टाउन के अंदर आने का हिम्मत भी बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात को सुनता हुआ ये लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि 1/3 वो इस बात को सुनते हुए सोचने लगता है कि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग थोड़ा बहुत कट करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड चीफ इतनी ज्यादा कट करने के लिए बोलेंगे। तभी मिंगनान उन लोगों के चेहरे को देखते हुए बताने लगे कि तुम लोग क्या पैनिक पे हो? देखो मैं भी तो इतनी ज्यादा कटौती नहीं करना चाहता हूँ इधर, बट आई जस्ट बिकम ए जूनियर मास्टर इन द कल्टिवेशन एंड स्टिल नीड टोन्स ऑफ रिसोर्सेज टू कल्टिवेट, यानी कि कल्टिवेट करने के लिए मुझे और भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की अभी जरूरत है और कुछ समय के बाद ही मैं एक जूनियर मास्टर भी बन जाऊंगा, मुझे अभी ये करना ही होगा। इस बात को सुनकर लड़का कहते हैं कि यस सर, लेकिन ये सर वो मुंह पे तो बताते हैं, लेकिन मनी मन वो सोचता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर भी इतने ज्यादा और ऐसी बातें कर सकता है। मिंगनान बताता है कि देखो कल्टीवेशन में जो है पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, तुम इस चीज के बारे में भले जानते हो। देखिए हमारे मास्टर ने भी इससे पहले बहुत ज्यादा बेनिफिट बनाए थे और इस वजह से हम लोगों को भी इस चीज को करना ही चाहिए। ऑल्सो हमें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि हम लोग दूसरे शहर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उन लोगों को गिफ्ट भेज पाए। हम लोग जैसे न्यू टाउन को बना लेंगे, सब कुछ चीजें जो है कुछ सालों के बाद ही ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम लोग इस कॉन्सर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तुम लोग इस बात से चिंता कर रहे हो, बट क्या तुम लोगों को पता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट तियानियन केव के जो लीडर होगा वो कौन होगा? और तभी एक लड़का बताने लगता है कि हाँ मास्टर, मैं आपकी कदम को फॉलो करूंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो सभी लोग बताते हैं कि हाँ आप हम लोगों को जो बोलेंगे हम सभी लोग उसी चीज को करेंगे। तो उसके बाद इधर मिंगनान मनी मनी ही सोचने लगता है कि अभी उसके पास बहुत ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल्स उसके हाथ में है। इसका मतलब ये है कि अभी उन सारी चीजों को वो सेल कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।
और तभी वो जियो शुआंग को कुछ समय के बाद ही पुकारती है और बताती है कि जियो शुआंग, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो। जियो शुआंग बताती है कि एनी टाइम मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी मिंगनन उसे बताता है कि देखो, डेविल माउंटेन के बाहर जो है 5 बड़े बड़े मेले लगते हैं। वो ये चाहता है कि वो कुछ डिसेबल्स को उसके साथ ले और उसके साथ लेकर वो इन सारे मेले पर जाके कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स को वहां पर जाके बेचे और फिर इन सारे पैसों को वो जो है स्पिरिचुअल सेंस, स्पिरिचुअल स्किल्स एंड अदर थिंग्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करे। इस बात को सुनते हुए जियो शुआंग बताते हैं कि ठीक है, मैं जो है अपने साथ शू रोंग को भी लेकर जाऊंगी। मिंगनन बताता है कि ओके। और फिर मिंगनन सोचने लगता है कि अभी शू रोंग जो है उसकी सेकेंड डिसेबल्स है, ऑल्सो कम फ्रॉम विलेज। वो बहुत ज्यादा लकी अपने आप को मानते हैं कि वो उसे जानते हैं और उसको वो अपने डिसेबल्स के रूप में भी शिकार किए थे और फिर उसे भी मदद किया था कि तियालियन केव में जाए और वहां पर उसे शिकार किया जाए। अभी से वो 29 का है, लेकिन वो इंटरनेट सिन स्टेज का लेवल 2 तक पहुंच गए हैं, जैसे कि उसकी प्रीवियस लाइफ में झाओ जियो शुआंग उस समय रहते थे। और अभी वो जो है बहुत ज्यादा मैजिक स्किल को भी जानते हैं। और तभी वहां पर शू रोंग भी आ जाती है। वो आके बताते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस मिंग। तभी उसे देखते हुए मिंगनन बताते हैं कि शू रोंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो, क्या तुम अभी अवेलेबल हो? शू रोंग बताते हैं कि मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। तभी मिंगनन बताते हैं कि ठीक है, अभी इन सारी चीजों को देखो। वो एक बहुत बड़ी मैप को ऑन कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डेविल्स माउंटेन पर मेले होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ 5 मेले हैं जो कि सबसे ज्यादा बड़े मेले होते हैं। और देखो यहाँ पर मैंने जो है जियो शुआंग को सारा का सारा बात बता दी है कि तुम लोगों को क्या करने की जरूरत है। तुम जस्ट यहाँ पर इंचार्ज लो, यानी कि चार्ज लो और फिर कान से पकड़ो, लेकिन हाँ इस चीज में थोड़ा सा सेफ भी रहना होगा। शू रोंग बता दे कि हाँ मैं समझ गई। और फिर मिंगनन इधर सोचने लगता है कि मैं जस्ट इस यूनिवर्स में 8 साल ही रहने वाला हूँ। जियो शुआंग और शू रोंग को आने के लिए, रिटर्न आने के लिए 3 साल लगेंगे। मुझे और भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर भेजना होगा ताकि वो लोग उन लोगों को इम्प्रूव कर पाए और फिर उन लोगों को प्रोटेक्ट भी कर पाए। उसे इस बात के बारे में भी कोई आइडिया नहीं कि वो इस जगह से जाने के बाद ये जो यूनिवर्स है ये कंटिन्यू रहेगा भी या नहीं। आई शुड अरेंज एवरीथिंग। वो जाने से पहले हर एक चीज को मैनेज करके जाना चाहती है। और वो यहाँ से जाने के बाद जियो शुआंग और जो दूसरे लोग हैं वो माउंटेन के वहां पर जाके छुप जाएंगे। कोई भी उन लोगों को छुपने नहीं, मतलब ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होता है। देख पाते हैं मिंगनन यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए जाते हैं और फिर वो वहां पर कुछ पिल्स को भी खाते हैं। और ऐसे कुछ समय बीत जाता है, यानी कि आधा साल बीत जाता है। आधा साल बीत जाने के बाद वो अभी जो है विटल एनर्जी स्टेज तक पहुंच गए हैं। उसकी लास्ट लाइफ में वो जो है यहाँ पर विटल एनर्जी स्टेज पर वो रुक गए थे, मतलब स्टक हो गए थे। बट इन दिस लाइफ उसने सबक सीखा और यूज किया बहुत सारे पिल्स एंड टाइल्समैन को। और इवन उसने ग्रेट पिल को भी इस्तेमाल किया वाटर फ्लैंग एंड स्पिरिचुअल सेंट ब्रेक थ्रू करने के लिए। यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट वंस आई डिड इट आई फील सो रिलैक्स, यानी कि ये चीज करने के बाद अभी उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। और यहाँ पर देखो विटल एनर्जी स्टेज में 2 लेवल होता है, एक है एवोल्यूशन और एक है एनर्जी एक्यूमुलेशन। देखो यहाँ पर जो है वाटर, सिल्वर एंड रील द एनर्जी एक्यूमुलेशन लेवल भी होता है। और ये जो एवोल्यूशन लेवल होता है यहाँ पर 5 फेजेस होता है, इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन ऑफ फ्लैश, टेंडन, स्किन, बोन्स एंड इंटेंसाइन। और अभी इसी चीज को ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे अभी टोन्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है, इसी 2 लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और वो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उसने जियो शुआंग को बताया था कुछ पिल्स को खरीदने के लिए, जाके उसे एम्बिशन लेवल तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर वो विटल स्पिरिट स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। और तभी अपना वो जो है नोटिफिकेशन सिस्टम बार को चेक करने लगता है। जैसे चेक करते हैं तभी वहां पर कुछ चीजों को देखते हैं कि अभी उसका लाइफ स्पेन 8 सालों से लेकर 9 साल हो गया, यानी कि बढ़ गया है। वो सोचता है क्या मुझे यहाँ पर और 1 साल तक रुकना होगा। और फिर वो ये भी नोटिस कर पाता है कि उसका जो लाइफ स्पेन है वो और 1 साल यानी कि इंक्रीज हो गया है। क्या वो सोचने लगते हैं कि इसी वजह से ये हो रहा है क्योंकि मैंने इस लाइफ में जो है ब्रेक थ्रू कर लिया, इसी वजह से 1 साल बढ़ गया है। वो तो बहुत ज्यादा सोचता है कि दैट्स ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है। मतलब वो अगर यहाँ पर विटल स्पिरिट स्टेज तक नेक्स्ट लेवल के पहुंच जाते हैं तो फिर वो इसी यूनिवर्स में जो है और भी 3 या 4 साल तक रह सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर वो एनर्जी गैदरिंग स्टेज एंड बिकम अ मास्टर यानी कि मास्टर बन जाता है तो फिर यहाँ पर और भी ज्यादा लॉन्गर तरीके से वो रह सकते हैं। टेक्निकली वो अगर देखे तो वो इस यूनिवर्स से बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं अगर वो नेक्स्ट स्टेज तक ब्रेक थ्रू करते रहता है, वो अपना स्टेज बढ़ाता रहता है। और देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो एक मास्टर भी बन सकता है, इवन द वेनरेबल्स वन। वो बहुत ज्यादा अभी इस बात से ग्लैड है कि उससे अभी इस चीज के बारे में आज ही पता चला। वो बहुत ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस करने वाला है और वाइल्ड बीटल स्पीच एनर्जी तक पहुंचने वाला है।
फिर उसके बाद इधर मिंगनन का जो है अभी 3 साल हो गया है और अभी इन साढ़े 3 सालों के अंदर वो जो ग्रेट स्पिरिट मेस्टिक टेक्निक है उस टेक्निक के अंदर उनने ऑलमोस्ट 30 लेयर ऑफ डायग्राम को बना लिया है। और आई कुड बी एबल टू डेवलप स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल सेंट एंड बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। अगर वो इसी यूनिवर्स में अगर 10 साल तक रह सकता है तो फिर वो मास्टर चेन के साथ भागने की प्लान बना रहा है। और उसके बाद मिंगनन इस बारे में भी बात करते हैं कि वो जो आंगमिंग टाउन पे जो है एक जेरी बिल्ट नामक प्रोजेक्ट को बनाया है। अगर लोगों को इस चीज के बारे में भनक भी लगता है यानी कि पता चल जाता है तो स्काई क्लिफ के लोग जो है ये आंगमिंग टाउन और टियनलिन केव के ऊपर अपना कब्जा बना लेंगे। और मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। और उसने अभी और भी ज्यादा 2 ग्रुपों को भेज दिया है इन सारे चोरी किया हुआ माल को बचाने के लिए। और जियोशोंग बहुत ज्यादा जल्दी भी वापस आने वाले हैं। कुछ समय के बाद ही सीन शिफ्ट होता है, जियोशोंग वापस चले आता है और जियोशोंग वहां पर आते ही बता लेती कि मैंने इस जगह पर बहुत समय से जो है विजिट नहीं किया है, ये जगह थोड़ा बहुत बदल गया है। There have been so many changes in the last 13 years। अगर वो कंपैरिजन करे तो यहाँ पर जो टियनलिन केव से ये जगह बहुत ही ज्यादा डुल है। और जो कोई भी डेविल्स माउंटेन्स के कल्टीवेटर्स होते हैं वो लोग मोस्टली वहां पर फ्रीडम के साथ ही रह पाते हैं, तो इसी वजह से वो लोग इधर उधर बहुत समय से ट्रैवल करते हैं। और तभी मिंगनन पे ये बताने लगता है जो लोग भी विटल स्पिरिट एंड विटल एनर्जी स्टेज पर है टियनलिन केव के, वो लोग प्राइमरी जो है विलेजर्स है। उन लोगों के पास कोई भी डेविल माउंटेन्स का रिवर्बल्स नहीं होता है। रिगार्डलेस से वो लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, वो लोग अपना माइंडसेट एंड टैक्टिक को भी बदल सकता है। उन लोगों के पास ऐसा कुछ खास नहीं है। और फिर मिंगनन ये भी बताता है कि जब वो लोग अपना नए टाउन को बना लेंगे उसके बाद वो लोग इस नए टाउन पे जो कुछ मेलों को भी आयोजन कर सकते हैं। और फिर वो सोचने लगता है कि ये जो टियनलिन केव है और डेविल माउंटेन है ये जो जस्ट उन लोगों का फर्स्ट स्टेप ही है, उन लोगों को जो है इससे भी बायोंड जाने की भी जरूरत है। जियोशोंग बताने लगते हैं कि ये जस्ट नहीं जस्ट डेविल माउंटेन, हमें जो है इससे भी आगे फ्यूचर में जाने की जरूरत है और देखने भी चीजों के बारे में देखने की जरूरत है। ये जो माउंटेन है और डेविल माउंटेन है इससे भी आगे बहुत ज्यादा चीज है, दुनिया कलरफुल है। उस समय के बाद यहाँ पर जियोशोंग उसके लिए एक चीज को लेकर आती है और बता दे कि अभी इस समय मैं तुम्हें इस चीज को दिखाना चाहती हूँ। और एक चीज है, इस चीज को देखते हुए मिंगनन को समझ में आ जाता है कि ये एक स्टोरेज पैकेट है, यानी कि एक स्टोरेज बोतल है। जेट स्प्लिट, स्पिरिचुअल सेंट, एलिक्सर टेक्निक, बहुत सारे स्किल्स को यहाँ पर रख सकते हैं। अभी यहाँ पर जियोशोंग बताने लगते हैं इसे कहा जाता है स्टोरेज बैग। और देखो जो लोग भी मास्टर लेवल के नीचे होते हैं यूजुअली उन लोगों के पास ऐसे खजाना बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और यहाँ पर इसे एक स्टोरेज स्पेस कहा जाता है इनसाइड द स्टोरेज थिंक। और जूरोंग और मैंने जो है उस मेले में एक ऑक्शन पर इसके लिए हम लोगों ने गए थे और उसी ऑक्शन में ये जो स्टोरेज बैग था ये सबसे ज्यादा कीमती चीज था। ऑलमोस्ट मैंने 2 किलोस ऑफ स्पिरिचुअल सेंस को इस्तेमाल किया था इसे खरीदने के लिए। और तभी इस बात को सुनता हुआ इधर मिंगनन मन ही मन सोचने लगते कि ये जो स्पिरिचुअल सेंस है इसका कीमत होता है 3.7 मिलियन टेल्स ऑफ गोल्ड के बराबर। 4 या 5 साल पहले जो है ये जो इनकम था उन लोगों के ऑर्डर विलेज के लिए बहुत ज्यादा इनफ था उसकी पिछले लाइफ में, तो इसी वजह से उसे लगता है कि ये स्टोरेज बैग सचमुच बहुत ज्यादा कीमती है। तभी जियोशोंग बताते हैं कि ये सब कुछ मैंने इस बैग की वजह से की है। और फिर उसके साथ साथ वो उसने और एक चीज को लेकर आए थे जिसे कहा जाता है जेट स्लीप, मतलब उसे कहा जाता है सोल अट्रैक्टिंग स्टीमर। उसने इस चीज को चेक किया है और जियोशोंग ये भी बात करती है कि इसके लिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा कीमती मटेरियल्स की जरूरत पड़ता है और ज्यादातर कल्टीवेटर्स के ये एक डिमांड है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई थिंक यू मे वांट इट, सो मैंने इसे लेकर आया। और उसके बाद यहाँ पर जियोशोंग से ये भी बताने लगते हैं कि इन चीज को खरीदने के लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चीज करनी पड़ी थी, यानी कि स्पिरिचुअल सेंट को बाद में लेना भी पड़ा था और इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा लॉस भी शायद सफर किए होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस बात से कोई भी परवाह नहीं की क्योंकि मिंगनन ने बताया था कि तुम लोगों को इस बारे में परवाह करने के लिए कोई भी बात नहीं है। इट वॉज इजी टू मेक डील्स आफ्टर ऑल, यानी कि आफ्टर ऑल उन लोगों ने डील को बहुत आसानी से कर ली थी। और मिंगनन भी इस चीज को देखते हुए कहने लगता है कि सोल अट्रैक्टिंग स्टीमर। और तभी मिंगनन मन में सोचने लगते हैं कि ये जो सोल अट्रैक्टिंग स्टीमर है ये एविल थिंग्स है जो कि सोल स्पिरिट्स और मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इन लोगों को घोस्ट में बदल सकता है और फिर मॉन्स्टर को मार सकता है। अगर वो इस चीज में महारत हासिल कर लेता है तो फिर वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है और फिर अगर वो इसके अंदर 10 या उससे ज्यादा कुछ सोल को इसके अंदर भर सकता है, जो लोग स्पिरिट मतलब जो कोई विटल एनर्जी स्पिरिट पर है तो फिर मतलब विटल स्पिरिट स्टेज पर है तो फिर वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कितनी ज्यादा वो पावरफुल हो सकता है। उसे यही लगता है कि जायंट स्पिरिट मेस्टिक टेक्निक जितना ज्यादा यूजफुल है उतनी ज्यादा ये सोल अट्रैक्टिंग स्टीमर भी यूजफुल है,
लेकिन यहाँ पर एक बात है, इसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कीमती मटेरियल्स की जरूरत पड़ता है, और फिर ये उतनी ज्यादा डिफिकल्ट है जितनी ज्यादा जायंट स्पिरिट मैजिक टेक्निक है। और मिंगन ये भी बात को सोचने लगता है कि इसके अलावा उसे और एक चीज में जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पर उसके अंदर जो सोल को वो अंदर डालेगा, स्पिरिट एनर्जी मतलब अंदर डालेगा, वो सोल ना उसे यहाँ पर हमला कर दे। तो उसकी वाइफ भी बता दी कि हाँ ये इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। वो ये बता लेती है मुझे लगता है कि एंटर टिएलियन केव में सिर्फ झूक कादेओ इसे कैन प्रैक्टिस कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें जस्ट अपना ग्रेट स्पिरिट मैजिक टेक्निक के ऊपर ही फोकस करने की जरूरत है। मिंगन भी बता दे कि हाँ, और फिर उसे बता दे कि देखो तुम बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी करके आए हो, तुम जाके अभी रेस्ट कर सकते हो। खैर कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है। जियो शुआंग और जूरोंग दोबारा से डेविल माउंटेन की तरफ कुछ सालों के बाद ही निकल जाते हैं, और इधर मिंगन जो है अपना कल्टीवेशन को कंटिन्यूअसली रखता है अपनी विटल एनर्जी स्टेज तक पहुंचने के लिए इन कुछ सालों में। और फिर 9th ईयर में, इस यूनिवर्स के 9th ईयर में वो जो है अपना स्पिरिचुअल सेंट, एलिक्सर एंड बहुत ज्यादा कीमती चीजों का इस्तेमाल करते हुए एवोल्यूशन लेवल तक पहुंच ही जाते हैं। और फिर अगर वो उसका लाइफ स्पेन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है 10 साल तक, वो जो है दोबारा से एवोल्यूशन लेवल को मतलब 2 इयर्स वहां पर लगा देगा प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर अगर वो यहाँ से जगह पर सक्सेस हो जाता है तो फिर वो जो है अपनी ब्लेड एरो टेक्निक को चेंज कर सकता है। उसके बाद वो विटल एनर्जी स्टेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मिंगन यहाँ पर 30 लेयर्स ऑफ द एनर्जी सर्कुलेशन डायग्राम को वो कंप्लीट कर लेता है, यानी कि सक्सेसफुल कर लेता है, जो कि प्रैक्टिस करने बाद ग्रेट स्पिरिट मैजिक टेक्निक को यहाँ पर 6 साल इस समय इस लाइफ में और पास्ट लाइफ में मतलब लास्ट लाइफ में 6 ईयर, तो फिर वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिचुअल सेंस को है वो निकल सकता है और फिर वो बिगिनर लेवल तक पहुंच सकता है मैजिक टेक्निक का। तो गाइस आज एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।